Hello everyone, welcome back to the channel Sahil Pathan Education. Today we are discussing a very important editorial. Then today is date 25th of February 2026. तो आज है तारीख 25 जनवरी 2026। तो करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए और सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए साहिल पठान एजुकेशन और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। और आप लोग इस सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पर इस सेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल है इंडिया ट्रेड स्ट्रेटजी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो भारत का ट्रेड स्ट्रेटजी जो है यह मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसा है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया ट्रेड स्ट्रेटजी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये जो एडिटोरियल है तो ये एडिटोरियल यूपीएससी जीएस पेपर 2 एंड 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भारत की व्यापार नीति बहुध्रुवीय विश्व में, भारत एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी व्यापार नीति को पुनर्गठित कर रहा है। ये याद रखिएगा कि भारत एक विश्व ध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व में अपनी व्यापार नीति को पुनर्गठित कर रहा है। ठीक है, इंडिया इज रिकलिब्रेटिंग इट्स ट्रेड स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन इन अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, तो यह यूपीएससी रिलीवेंस से देखा जाए तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं न्यूज में यह क्यों है। तो 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपडेट हुआ। तो 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ एफटीए पुश किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया ने अपनी केजन्स एफटीए अप्रोच को प्रोकेटिव ट्रेड डिप्लोमेसी में कन्वर्ट किया। ये टर्मिनेट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अपनी केशंस एफटीए अप्रोच को प्रोकेटिव ट्रेड डिप्लोमेसी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद शिफ्ट इन अप्रोच, तो यह दृष्टिकोण में बदलाव लाने का अप्रोच क्या है देखा जाए तो अर्लियर अप्रोच, अभी का अप्रोच क्या है तो लिमिटेड एफटीए। ठीक है, लिमिटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल फोकस पे ज़्यादा ध्यान। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, 2026 तक इंडिया का 71% एक्सपोर्ट बास्केट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कवर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 2026 तक इंडिया का 71% एक्सपोर्ट बास्केट एफटीए कवर कर सकता है। यह भारत की स्ट्रेटजिक इकोनॉमी एटोनॉमी को मजबूत करता है। ये भी याद रखिएगा, ये जो 2026 तक इंडिया का 71% एक्सपोर्ट बास्केट एफटीए कवर कर सकता है तो यह भारत की क्या स्ट्रेटजिक इकोनॉमी एटोनॉमी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो भारत यूरोपीय संघ समझौता क्या है तो जनवरी 2026 में इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, अब इसका की बेनिफिट्स देखा जाए तो की बेनिफिट्स क्या है कि टैरिफ रेड्यूस ऑन 90% टू गुड्स, तो गुड्स पर 90% टैरिफ्स क्या हुआ रिड्यूस हुआ, कम हुआ। बूस्ट टू टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स, तो यहाँ पे बूस्ट किस किस चीज़ को बढ़ावा देने की बात हुआ तो टेक्सटाइल्स की, फार्मा की, उसके बाद केमिकल्स की। बेटर एक्सेस टू यूरोपियन मशीनरी। ठीक है, उसके बाद भारत के निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया यूएस ट्रेड डील क्या है तो यहाँ पे भारत अमेरिका व्यापार समझौता फरवरी 2026 में इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क साइन हुआ है। ठीक है, तो इसका फोकस एरिया क्या है तो रेयर अर्थ्स एलिमेंट्स की बात है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की बात है। तो यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में मदद कर सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ एफटीए, तो मुख्य व्यापार समझौता का रणनीतिक महत्व क्या है दोस्तों, तो ये देखते हैं
क्या है, तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, उसके बाद स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस। तो ये सारे चीज़ क्या है, रणनीतिक महत्व है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ ट्रेड टूल्स नहीं है, ये याद रखिएगा। एफटीए जो है सिर्फ ट्रेड टूल्स नहीं है, यह डिप्लोमेटिक्स लेवरेज भी प्रोवाइड कराता है। इंडिया अपनी ग्लोबल गवर्नेंस रोल को स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा फिर से, एफटीए जो है यह सिर्फ ट्रेड टूल्स नहीं है, याद रखिएगा। एफटीए इज नॉट ओनली ट्रेड टूल्स, इट इज द डिप्लोमेटिक्स लेवरेज प्रोवाइड। तो यह क्या करता है, डिप्लोमेटिक्स लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया अपनी ग्लोबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया अपनी ग्लोबल गवर्नेंस रोल को स्ट्रेंथ करता, भारत का जो है वैश्विक शासन नीति, तो इसको क्या करता है, इसको मजबूत करता है, स्ट्रेंथ करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, तो एफटीए रिड्यूस बैरिज ऑन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एफटीए रिड्यूस बैरिज ऑन, तो इंटरमीडिएट गुड्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल ट्रेड, तो यह एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। हाई ग्रोथ सेक्टर, तो किस किस कौन कौन से सेक्टर हाई ग्रोथ करे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, फार्माकेटिकल्स हो गए, उसके बाद सर्विस हो गए, तो इन सारी चीज़ों क्या है, ये कौन से सेक्टर है, तो हाई ग्रोथ सेक्टर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, तो बहुध्रुवीय विश्व का संदर्भ, ठीक है। तो चाइना बीआरआई मॉडल, ठीक है, यूएस स्ट्रेटजिक अलायंस, उसके बाद यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी पावर। तो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड आइडेंटिफाई डेवलप कर रहा है, याद रखिएगा। ये चाइना क्या है, बीआरआई मॉडल, यूएस स्ट्रेटजिक अलायंस, उसके बाद यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी पावर। तो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड आइडेंटिटी डेवलप कर रहा है आफ्टर ऑप्टिंग आउट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को गिव अप आउट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने कैलिब्रेट स्ट्रेंथ अडॉप्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए आत्मनिर्भर एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन को, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, डिजिटल ट्रेड प्रमोशन, सप्लाई चेन रेजिलेंस, तो ये सारी चीज़ क्या, आत्मनिर्भर और वैश्विक एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे गोल देखा जाए तो लक्ष्य क्या है, तो विकसित भारत एंड इकोनॉमिक सुपर पावर एस्पायरेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियाँ भी है। तो चुनौतियाँ क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब एमएसएमई जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस में पड़ जाएगा, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट चुनौतियाँ। उसके बाद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लायंस, ये भी चुनौतियाँ हैं। जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी चुनौतियाँ हैं। तो यूपीएससी मेंस में बैलेंस आंसर जरूरी है, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी मेंस में बैलेंस आंसर बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंक्लूजन, निष्कर्ष देखें तो क्या है, तो इंडिया की ट्रेड स्ट्रेटजी क्या है, तो डिफेंसिव से प्रोएक्टिव, याद रखिएगा। इंडिया का जो स्ट्रेटजी है, ट्रेड स्ट्रेटजी, तो कैसा है, डिफेंसिव से प्रोएक्टिव, उसके बाद रीजनल से ग्लोबल, उसके बाद प्रोटेक्टिनिस्ट से कॉम्पिटेटिव, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया का जो ट्रेड स्ट्रेटजी है, तो डिफेंसिव से कैसा हुआ, प्रोएक्टिव हुआ, उसके बाद रीजनल से ग्लोबल हुआ, उसके बाद प्रोटेक्टिनिस्ट से कॉम्पिटेटिव हुआ, ठीक है दोस्तों। ये सारे चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लाइन है, जिसको आप मेंस कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि इंडियाज evolving trade strategy reflect a calibrated balance between economics openness and strategic autonomy positioning. It is a leading sector in a emerging multipolar trade architecture। तो ये आप मेंस कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इंडिया का ट्रेड शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का जो ट्रेड शिफ्ट है, यह सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग का भी हिस्सा है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो एफटीए के थ्रू इंडिया, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया क्या है, तो अपना एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट हो रहा है, उसके बाद और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटजिक स्पेस एक्सपेंड कर रहा है।
यह टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस करने के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्कस करने में क्या होता है, दोनों पक्ष को रखना है, ठीक है, उसके बाद अपना तर्क देना है। तो इंडिया रिसेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्क स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टुवार्ड्स ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसको डिस्कस करना है। तो डिस्कस कैसे करना है, दोनों पक्ष को रखना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, उसके बाद अपना तर्क देना है, कंक्लूजन निकलना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल। तो नेक्स्ट एडिटोरियल है एन इजराइल विजिट इट्स स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक्स रीजनल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है इजराइल दौरा पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, ये भी एडिटोरियल हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सवाल क्या है, तो समझेंगे। एडिटोरियल है एन इजराइल विजिट इट्स स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक रीजनल इम्पैक्ट, यूपीएससी के नज़रिए से हम लोग समझे, ठीक है दोस्तों। तो सवाल क्या है कि क्या प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा केवल एक औपचारिक कूटनीति यात्रा है, ये समझिएगा दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा है, या यह पश्चिम एशिया में भारत की बदलती रणनीतिक भूमिका का संकेत है। याद रखिएगा। तो हम लोग समझते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी की संदर्भ में समझेंगे विस्तार से, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा देखते हैं। तो दौरे का महत्व क्या है, तो फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा हुआ, ठीक है। तो इनके कई कारण हैं, कई महत्वपूर्ण कारण हैं। तो कारण समझते हम लोग, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव के कारण, गाजा संघर्ष का प्रभाव, ईरान इजराइल तनाव, ठीक है दोस्तों, वैश्विक व्यापार मार्गों की अस्थिरता जैसे स्वेज नहर, उसके उसके बाद भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता आया है। उसके बाद यह दौरा दिखाता है कि भारत इजराइल के साथ संबंध मजबूत रखते हुए अरब देशों से भी संतुलन बनाए रखना चाहता है। तो ये सारे कारण है, ये सारे इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री इजराइल दौरा पे गए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सुरक्षा और रक्षा सहयोग, ठीक है दोस्तों। तो भारत इजराइल संबंधों की सबसे मजबूत नींव है रक्षा सहयोग, ठीक है दोस्तों। तो भारत इजराइल संबंधों की सबसे मजबूत नींव बेस क्या है, तो रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेटिव, ठीक है। तो भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक रहा है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा ग्राहक रहा है। तो मुख्य क्षेत्र किस किस क्षेत्र में, तो ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम, ब्राकाइट, ठीक है दोस्तों, निगरानी प्रणाली, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ है, मुख्य क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अब एक नई तकनीक पर चर्चा हो रही है। अब तकनीक क्या है दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो एक नई तकनीक पर चर्चा हो रही, तो तकनीक है इरॉन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम। तो यह 10 किलोवाट क्षमता वाला हाई एनर्जी लेजर है जो ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर भारत इस तकनीक को अपनाता है तो यह एंटी ड्रोन सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इरॉन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम है। तो यह 10 किलोवाट क्षमता वाला हाई एनर्जी लेजर है जो ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर भारत इस तकनीक को अपनाता है तो यह एंटी ड्रोन सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि इरॉन बीम किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए विज्ञान तकनीक और नवाचार इनोवेशन, ठीक है दोस्तों, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से, तो इजराइल सिर्फ रक्षा क्षेत्र में नहीं बल्कि नवाचार और तकनीक में भी अग्रणी देश है। तो भारत में 35 से अधिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इजराइल के सहयोग से चल रहे हैं, विशेषकर कृषि, जल प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई, बागवानी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं इजराइल की MASHAV एजेंसी हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग कर रही है।
तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जल संकट से जूझ रहा देश है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इजराइल की तकनीक भारत के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्थिक संबंध और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, तो मुख्य क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसके बाद रसायन हो गया, हीरा व्यापार हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल उपकरण, दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, तकनीक सहयोग मजबूत होगा, स्टार्टअप सहयोग बढ़ेगा। इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए IMEC कॉरिडोर रणनीतिक महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो IMEC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसकी घोषणा G20 दिल्ली सम्मेलन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, यूरोप तक कनेक्टिविटी बनाना है। ठीक है, तो यह स्वेज नहर का विकल्प हो सकता है, चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का संतुलन भी बना सकता है। अगर गाजा संघर्ष बढ़ता है तो IMEC प्रभावित हो सकता है, ये भी है यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम। ठीक है, अगर गाजा संघर्ष बढ़ता है, स्ट्रगल बढ़ेगा तो क्या होगा, IMEC जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यह प्रभावित भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो गाजा संघर्ष और संतुलन की नीति, तो भारत को संतुलन बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब गाजा संघर्ष और संतुलन की नीति, भारत को संतुलन बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत को क्या करना, रिलेशन सही रखना है। भारत क्या है, मल्टी अलायंस कंट्री है, मल्टी एलिजमेंट कंट्री है। ठीक है, भारत एक से अधिक कंट्री में क्या करता है, अपना एग्रीमेंट करते हैं, किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए संतुलन बनाना होगा, तो देखते हैं। तो इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी, अरब देशों के साथ ऊर्जा और प्रवासी भारतीय संबंध, ईरान के साथ चाबहार परियोजना, भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता है। ठीक है दोस्तों, ये हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत मल्टी एलिजमेंट कंट्री है, उसके बाद स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी है, उसके बाद इशू बेस्ड डिप्लोमेसी है। भारत डिप्लोमेसी कब करते हैं, किसी भी मुद्दा पे। ठीक है दोस्तों, तो यह भारत की मल्टी एलिगमेंट स्ट्रेटजी, तो महत्वपूर्ण शब्द ये याद रखिएगा कि भारत कैसा कंट्री है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, मल्टी एलिगमेंट, उसके बाद इशू बेस्ड डिप्लोमेसी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, तो प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा केवल प्रतीकात्मक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, इसके 4 बड़े प्रभाव हो सकते हैं, जैसे रक्षा आधुनिकीकरण, तकनीकी सहयोग, IMEC को गति, पश्चिम एशिया में भारत की संतुलित भूमि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे UPSC मेंस के लिए आप लोग निष्कर्ष में इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत इजराइल संबंध अब केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब UPSC के लिए यहाँ पे एक प्रश्न ले गए हैं, अभ्यास प्रश्न है, अगर आप लोग चाहे तो इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है कि हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में भारत इजराइल संबंध रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर एक बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।